आज से हम लोग इंडियन पॉलिटी सेक्शन शुरू करने जा। कल हमने विस्तार से इस बात पर चर्चा की थी कि पॉलिटी सेक्शन से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, उनका ओरिएंटेशन क्या होता, क्या समस्याएं आती हैं पॉलिटी सेक्शन में और उन समस्याओं का क्या समाधान हो सकता है या क्या समाधान होना। स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं लौटूंगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना के ऊपर। और अगर भारतीय संविधान की प्रस्तावना की बात करूं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की बात करूं तो क्या प्रस्तावना है? प्रस्तावना की शुरुआत होती है हम भारत के लोग से। हम भारत के लोग We the people of India। भारत को अब कैसा राज्य बनाना चाहते? कैसा राज्य बनाना चाहते? तो एक संप्रभु, एक संपूर्ण, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं समाजवादी, सोशलिस्ट। तीसरा पंथ निरपेक्ष, चौथा लोकतंत्रात्मक, पांचवा गणराज्य, नहीं एक एक शब्द को हम देखेंगे। एक एक शब्द को हम देखेंगे यहां पर। नहीं तो भारत को क्या करना चाहते? बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को नहीं क्या उपलब्ध करवाना? क्या उपलब्ध करवाना? तो न्याय, जस्टिस। नहीं किस तरह का जस्टिस? तो सामाजिक, आर्थिक
अराजनीतिक। नहीं, और क्या? समता। किसकी समता? प्रतिष्ठा एवं अवसर की। ठीक है। स्वतंत्रता, इनफैक्ट दूसरे पर स्वतंत्रता है। दूसरे पर स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता किस चीज की? तो स्वतंत्रता है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। नहीं, समता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की। नहीं, तीसरा, तीसरे कंटेक्स्ट में बात करूं तो और क्या है? उनमें, किनमें? समस्त नागरिकों में समस्त नागरिकों में। नहीं, किस भाव को? किस भाव की प्रतिष्ठा? नहीं, व्यक्ति की गरिमा। और बंधुता। ताकि राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को सुनिश्चित किया जा सके। नहीं, तो बेसिकली देखें, प्रियम्बल है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए नहीं, दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।
यही है। अब इसको समझने की जरूरत है। नहीं, पहली चीज अगर हम देखें तो प्रियम्बल से किस चीज की जानकारी मिलती है, और दूसरा प्रश्न उसके पहले कि प्रियम्बल की अहमियत क्या है। आप अगर जाकर के देखें तो कोई भी एक्ट अगर होता ना, तो उसके एक्ट के स्टार्ट में प्रियम्बल मौजूद होता है, जिस प्रियम्बल में ऑब्जेक्टिव की चर्चा होती है। नहीं, ठीक उसी प्रकार अगर आप जाकर के देखें तो जब संविधान की प्रस्तावना की हम बात करते तो उद्देशिका या संविधान की प्रस्तावना जो है वह संविधान का सार होती है, जिसमें संविधान के जो ध्येय हैं, संविधान के जो लक्ष्य हैं, उसके जो उद्देश्य हैं, उनका वर्णन होता है, जिसमें उन मूलभूत दर्शनों का वर्णन होता है। वो जो कोर फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, संविधान के मूलभूत दर्शनों का जिसमें उल्लेख होता है, उन दर्शनों का जिस पर वह संविधान आधारित है। जैसे अगर आप देखें, संविधान की इस प्रस्तावना से किस बात के संकेत मिलते? नहीं, तो आप देखेंगे पहली चीज जो संविधान की प्रस्तावना से हमें जानकारी मिलती है वह यह संविधान के प्राधिकार का सोर्स क्या है। सोर्स ऑफ द पावर्स एंड ऑथोरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, क्योंकि सीधे प्रियम्बल से हमने शुरू किया है। आगे जब आपके साथ चर्चा होगी संविधान निर्माण प्रक्रिया की, तो विस्तार से रोशन सर इस चीज पर चर्चा करेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वह बेसिकली ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने के जो फीचर्स हैं वो हायर्ड हैं, वो इंपोर्टेड है। दुनिया के विभिन्न देशों के संविधान से उन्हें उधार लिया गया है। और अगर इस कंटेक्स्ट में हम जाकर के देखें तो हम क्या पाते हैं? हम यह पाते हैं कि भारतीय संविधान प्रमुखतः दो संविधानों से प्रभावित है। एक ब्रिटेन के संविधान से प्रभावित है और दूसरा अमेरिका के संविधान से प्रभावित है। नहीं, ब्रिटेन में अगर आप जाकर के देखें, सर्वोच्चता किसकी है? संसद की सर्वोच्चता है, पार्लियामेंट की सुपरमेसी है। ब्रिटिश पार्लियामेंट सॉवरेन है, अर्थात ब्रिटेन में, और हाथ चलाते रहिए, ये अगर उम्मीद करेंगे कि मैं रुक करके लिखाऊंगा तो अंत में सत्यनारायण भगवान की जय कह दूंगा। तो अगर हम जाकर के देखें तो ब्रिटेन में संप्रभुता संसद में अंतर्निहित है। अमेरिका में अगर आप जाकर के देखें तो संप्रभुता न्यायपालिका में अंतर्निहित है। नहीं, अगर आप इंडियन कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटेन से भी प्रभावित है, अमेरिका से भी प्रभावित है। और अगर हम जाकर के देखें तो भारतीय संविधान का आधारभूत मॉडल जो है वो ब्रिटिश मॉडल है। लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखें, भारत में संप्रभुता संसद की नहीं है,
भारत में संप्रभुता संसद की नहीं है। अमेरिका से यह प्रभावित है, लेकिन भारत में अगर जाकर के देखें तो न्यायपालिका भी सर्वोच्च नहीं है, न्यायपालिका भी संप्रभु नहीं है। एक शब्द आया ना, संप्रभु, व्हाट डज इट मीन? सॉवरेन का मतलब क्या है? संप्रभु शब्द का मतलब क्या है? कोई बतलाइए, बतलाओ गाजी। सबके लिए बराबर। चंदा, यहां संप्रभु शब्द का मतलब पूछ रहा हूं। मतलब अगर हम कहें नहीं तो संप्रभु शब्द जो है, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग से किसका संबंध जुड़ेगा? सॉवरेंटी का संबंध जुड़ेगा, बिना किसी दबाव या बिना किसी हस्तक्षेप के। डिसीजन मेकिंग विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर, विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। नहीं, ठीक है। अपने हित अहित के आलोक में अपनी नीड एंड रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए इतनी बातें स्पष्ट हुई नहीं? तो अगर इस कंटेक्स्ट में देखें, ब्रिटेन में अगर संसद संप्रभु है, अमेरिका में अगर न्यायपालिका संप्रभु है, तो भारत में संप्रभु कौन है? भारत में संप्रभुता किसमें निवास करती है? नहीं, तो अगर आप जाकर के देखें तो भारत में संप्रभुता भारत की जनता में अंतर्निहित है। और अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो भारत में संप्रभुता भारत की जनता में अंतर्निहित है, भारत की जनता में निवास करती है। इसका संकेत हमें कहां से मिलता? इसका संकेत हमें कैसे मिलता है? तो हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया इंडिकेट्स दैट इन इंडिया सॉवरेंटी लाइज इन द पीपुल ऑफ इंडिया। इससे इस बात का संकेत मिलता है कि भारत में संप्रभुता भारत की जनता में निवास करती है, भारत में संप्रभुता भारत की जनता में अंतर्निहित है। और भारत की संप्रभु जनता ने, वी द सॉवरेन पीपुल ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया है। नहीं, अब थोड़ा सा यहां पर दुविधा है, क्योंकि प्रस्तावना तो यही कह रही है कि भारत की जनता ने संविधान को स्वीकार किया, एडॉप्ट किया है, अंगीकृत किया।
नहीं, सवाल यह उठता है कैसे? क्योंकि संविधान सभा के सदस्यों को देखें तो संविधान सभा के सदस्य जो हैं जनता को रिप्रेजेंट करते हैं। संविधान सभा के सदस्यों को किस तरीके से चुना गया है? जनता के द्वारा। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ नहीं। जनता ने अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों को चुना और जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों ने संविधान सभा के सदस्यों को चुना नहीं। और जनता ने अपने प्रतिनिधियों को इसलिए नहीं चुना कि, या जनता जिस समय अपने प्रतिनिधियों को चुन रही थी उस समय जनता को यह मालूम नहीं था कि वे अपने प्रतिनिधियों, जिन प्रतिनिधियों को चुन रही है वे प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्यों को चुनेंगे। ये पता था? नहीं। लेकिन और इसलिए देखेंगे जब आप कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस में जाएंगे तो जब आप प्रपोजल आता है तो वहां पर देखेंगे यह कहा गया कि कायदे से संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जो है किस आधार पर होना चाहिए था? नहीं, सार्वभौम वयस्क मताधिकार पर आधारित निर्वाचक मंडल के द्वारा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव होना चाहिए था। लेकिन चूंकि इस प्रोसेस में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता नहीं और इसके कारण कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस डिलेड होता, संविधान निर्माण की प्रक्रिया विलंबित होती, इसलिए संविधान सभा के सदस्यों को प्रत्यक्षतः जनता के द्वारा निर्वाचित करने की बजाय जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से संविधान सभा के सदस्यों को चुना गया। लेकिन संविधान की प्रस्तावना यह स्पष्ट करती है कि संविधान सभा के जो वे सदस्य हैं वे किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? संविधान सभा के वे सदस्य वी द पीपुल ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम भारत के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हम भारत के लोगों की ओर से उन्होंने संविधान को अंगीकृत किया है, कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया है। इतनी बातें स्पष्ट हुई? कोई डाउट? तो पहली चीज, प्रियम्बल की अहमियत किस बात में है? प्रियम्बल से हमें संविधान के प्राधिकार के स्रोत की जानकारी मिलती है। प्रियम्बल से हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि भारत में संप्रभुता किसमें निवास करती है या भारत में संप्रभुता किसमें अंतर्निहित है। नंबर 2, प्रियम्बल को अगर आप देखें तो प्रियम्बल दो चीजों की ओर संकेत करता है। प्रियम्बल दो चीजों की ओर संकेत करता है। यहां पर जो है दो चीजों का संकेत, एक नेचर ऑफ स्टेट को प्रियम्बल रिप्रेजेंट करता है, राज्य की प्रकृति का संकेत, और दूसरा प्रियम्बल जो है वह किसका संकेत करता है? तो कोर फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल से हमें इस बात का संकेत मिलता है कि भारतीय राज्य कैसा होगा, स्वतंत्र भारत कैसा होगा, नेचर ऑफ स्टेट क्या होगा। और उस नेचर ऑफ स्टेट को 5 टर्म के जरिए डिफाइन किया गया है। भारत कैसा राज्य होगा? सॉवरेन स्टेट होगा। भारत संप्रभु राज्य होगा।
दूसरा, भारत कैसा राज्य होगा? समाजवादी राज्य होगा, सोशलिस्ट स्टेट होगा। तीसरा, भारत कैसा राज्य होगा? सेकुलर स्टेट होगा। चौथा, भारत कैसा राज्य होगा? डेमोक्रेटिक स्टेट होगा। पांचवा, भारत कैसा राज्य होगा? रिपब्लिक होगा। ठीक है, इन पांचों टर्म को समझे जाने की जरूरत है। अब पांचों टर्म को समझे जाने की जरूरत है। अब आप सोच लें, सॉवरेंटी को डिक्लेयर करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्यों संविधान निर्माताओं को संविधान की प्रस्तावना में यह घोषित करना पड़ा कि इंडिया विल बी ए सॉवरेन स्टेट? भारत संप्रभु राष्ट्र होगा, यह घोषणा क्यों करनी पड़ी? तो इसके दो कारण थे। नंबर 1, भारत 190 वर्षों की गुलामी के पश्चात आजाद हुआ था। नहीं, आप अगर जाकर के देखें, यद्यपि यह भी विवादास्पद है, भारत कब गुलाम हुआ? नहीं, कुछ लोगों का यह मानना है कि भारत कब गुलाम हुआ? भारत जो है, नहीं, मध्यकाल की शुरुआत में ही गुलाम हुआ, मुसलमानों के आगमन के साथ। नहीं, लेकिन पॉपुलर धारणा क्या है और इतिहास क्या कहता है? भारत कब गुलाम हुआ? भारत 1757 में बैटल ऑफ पलासी में हारने के बाद भारत गुलाम होता है। 1757 से 1947 तक 190 वर्षों तक भारत ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहा। तो अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो सॉवरेंटी की यह घोषणा जो है, संप्रभुता की यह घोषणा जो है, औपनिवेशिक शासन से मुक्ति की औपचारिक घोषणा है एक तरह से। नंबर 1। नंबर 2, दूसरा, अगर आप देखें इस घोषणा के जरिए यह कहा गया कि भारत स्वयं से संबंधित मामलों में स्वतंत्र रूप से निर्णय लेगा, बाह्य शक्तियों के किसी भी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करेगा, किसी भी प्रकार के बाहरी दबाव के आगे भारत नहीं झुकेगा। इतनी बातें स्पष्ट हुई। फिर एक प्रश्न उठता है। प्रश्न क्या उठता? 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद तो हुआ। अब इसमें भी एक धारणा सुनेंगे, समझे? अब नए नए तरीके से इतिहास लिखा जाएगा तो नई नई बातें सामने आएंगी। जैसे एक बात सामने आई कि भारत जो है, भारत आज भी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन है। भारत तो लीज पर मिला है। नहीं तो ये सब चीजें चलती रहेगी, घबराइएगा मत, समझे? और अगर मानिएगा कि भारत लीज पर मिला है तो माननीय और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज भारत को जो नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं, वो लीज पर मिले भारत को ही नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं, ये भी मानना होगा। तो इसके कई सारे कंट्राडिक्शन। लेकिन एक व्यावहारिक समस्या क्या है, इस चीज को समझें। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद तो हुआ, लेकिन उस आजादी पर राष्ट्रमंडल की सदस्यता एक क्वेश्चन मार्क के रूप में आती है। उस आजादी पर क्वेश्चन मार्क के रूप में।
क्योंकि भारत ने राष्ट्रमंडल का सदस्य बने रहना स्वीकार किया। नहीं, और राष्ट्रमंडल किसको रिप्रेजेंट करता है? राष्ट्रमंडल जो है वह, आज भी राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ गेम होता है ना, तो राष्ट्रमंडल किसको रिप्रेजेंट करता है? दरअसल राष्ट्रमंडल जो है कॉलोनियल लीगेसी को रिप्रेजेंट करता है, औपनिवेशिक विरासत को रिप्रेजेंट करता है। राष्ट्रमंडल में वही देश सदस्य, राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं जो कभी ब्रिटेन के उपनिवेश रहे, और इसीलिए राष्ट्रमंडल ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी को रिप्रेजेंट करता है, उसका प्रतिनिधित्व करता है। और इसीलिए राष्ट्रमंडल की सदस्यता को भारत की स्वतंत्रता और संप्रभुता पर एक क्वेश्चन मार्क के रूप में देखा गया। अब एक बात समझने की कोशिश करें, समझने की यह कोशिश करें कि भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता किसी बाह्य दबाव के कारण स्वीकार नहीं की। सदस्यता को स्वीकारने न स्वीकारने के लिए भारत स्वतंत्र था, और इसने स्वतंत्र रूप से राष्ट्रमंडल का सदस्य बनना स्वीकार किया। कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप जो है वह भारत के इंडिपेंडेंट डिसीजन का परिणाम है, ना कि एक्सटर्नल इंटरफेरेंस या एक्सटर्नल प्रेशर का परिणाम है। नहीं तो एक प्रश्न आप पूछ सकते कि अगर राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ कॉलोनियल लीगेसी को रिप्रेजेंट करता है, औपनिवेशिक विरासत का प्रतिनिधित्व करता है, नहीं तो फिर भारत ने उसकी सदस्यता को क्यों स्वीकार किया? किन परिस्थितियों में स्वीकार किया? और डाउट तो होगा ही ना, क्योंकि भारत अभी अभी आजाद हुआ है। नहीं तो डाउट यह होगा कि कहीं भारत को आजादी इन्हीं शर्तों पर तो नहीं मिली है कि भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बना रहेगा। बातें समझ रहे हैं? तो यहां पर इस बात को समझने की कोशिश करें। 1757 से 1947 तक का इतिहास, नहीं उस इतिहास को क्या हम झुठला सकते? क्या हम इस बात को झुठला सकते कि भारत कभी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा था? क्या हम इस सत्य को झुठला सकते कि भारत कभी ब्रिटेन की कॉलोनी हुआ करता था, उपनिवेश हुआ करता था? इसको झुठलाया जा सकता है क्या? नहीं। और अगर आप देखें तो भारत ने उस हिस्टोरिकल रियलिटी को एक्सेप्ट किया, और उस हिस्टोरिकल रियलिटी को उसने एक पॉजिटिव डायरेक्शन देने की कोशिश की। नहीं, पॉजिटिव डायरेक्शन किस माध्यम से? तो कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप और हिस्टोरिकल लीगेसी उन तमाम देशों से हमें कनेक्ट करती है, उन तमाम देशों से हमें अटैच करती है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के हिस्से हुआ करते थे। नहीं, और ऐसी स्थिति में अगर आप जाकर के देखें तो वह लीगेसी जो है बायलैटरल रिलेशन के लिए फैसिलिटेट करने का भी तो काम करती है। उस लीगेसी को आधार बना करके उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल भारत के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए भी तो किया जा सकता था। उस लीगेसी के बैकग्राउंड में इंडिपेंडेंट इंडिया के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो है ब्रिटेन के सहयोग को भी तो सुनिश्चित किया जा सकता था।
इतनी बातें स्पष्ट हुई। इसलिए कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप जो है भारत की स्वतंत्रता और संप्रभुता पर क्वेश्चन मार्क के रूप में नहीं ली जानी चाहिए, उसे क्वेश्चन मार्क के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इतनी बातें स्पष्ट हुई। तो भारत कैसा स्टेट होगा? सॉवरेन स्टेट होगा। ओके। नंबर 2, मेंस में भी प्रश्न यहां से उठा करके पूछे जा सकते। इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रियम्बल डिफाइन द नेचर ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया या द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। यह प्रश्न मेंस में भी उठा करके पूछे जा सकते। और इसी के कंटेक्स्ट में हमने कहा कि भले ही यह बैच पीटी फाउंडेशन बैच है, लेकिन बेसिक अप्रोचेज और अंडरस्टैंडिंग के साथ यह बैच आपको मेंस के लिए जो है तैयार करेगा, टेक ऑफ स्टेज में ले जाएगा, जिस टेक ऑफ स्टेज से आप बड़ी आसानी से मेंस की दिशा में बढ़ सकते हैं। दूसरा टर्म क्या है? भारतीय राज्य कैसा होगा? समाजवादी राज्य होगा। भारतीय राज्य कैसा होगा? समाजवादी राज्य होगा। और ये जो समाजवाद शब्द है, इस समाजवाद शब्द को समझेंगे। इस समाजवाद शब्द का मतलब क्या है? ठीक है। तो इसके कंटेक्स्ट में देखें, कांग्रेस का उन्नीस 1955 का अवार्डी अधिवेशन है। ठीक है। और इस अवार्डी अधिवेशन में सामाजिक आर्थिक नीति के लक्ष्यों की घोषणा की गई। और क्या कहा गया? सामाजिक आर्थिक नीति का लक्ष्य क्या होगा? तो इसका लक्ष्य होगा समाजवादी पद्धति वाले समाज की स्थापना। That is socialist पैटर्न ऑफ सोसाइटी। ठीक है। शब्दों के मतलब को समझिएगा। कल के डेट में हो सकता है प्री में यहां से प्रश्न पूछ दिए जाए। नहीं। और यहां पर यह भी समझिएगा, नेहरू को क्या कहा जाता है? नेहरू को कहा जाता है फेबियन समाजवादी। और भारतीय समाजवाद की प्रकृति क्या होनी थी? भारतीय समाजवाद की प्रकृति क्या होनी थी? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, लोकतांत्रिक। कई सारे शब्द आए ना। घर में माँ पिताजी झगड़ा करते हैं क्या? हाँ या ना? दूसरे का चेहरा मत देखो, अपना अपना देखो। नहीं? और माँ पिताजी जब झगड़ा करते होंगे
तो मन में क्या भाव आते होंगे? आते हैं या नहीं? क्या भाव आते हैं बतलाइए पल्लवी, क्या भाव आते हैं? अब ये मत बोलना कि झगड़ा नहीं करते हैं, तो कुछ भाव तो आते होंगे ना। क्या? अरे साइड नहीं, और क्या भाव आते हैं? कई बार गुस्सा भी आता होगा उन पर, नहीं? कई बार मन ही मन सोचती होगी कि हम लोग इस तरह नहीं झगड़ा करेंगे, नहीं हम लोग प्यार से रहेंगे। ये भाव आते हैं या नहीं बतलाइए? नहीं? सिनेमा उनेमा में देखते होंगे तो लगता होगा, और कई बार कहते भी होंगे अगर मम्मी पापा बगल में हैं तो देखो आप लोगों को आप लोग इस तरीके से प्यार से रहना सीखिए, कहते हैं या नहीं? तो रियल लाइफ और रियल लाइफ में अंतर होता है, ठीक है? तो ये आपकी रोमांटिक सोच है। जब आप ये सोचते हैं, नेहरू के बारे में भी हुआ ये कहानी, वो समझिए जब 1948 की औद्योगिक नीति की घोषणा हुई तो औद्योगिक मदों का वर्गीकरण किया गया। तो औद्योगिक मदों का जो वर्गीकरण किया गया और उसमें पब्लिक सेक्टर, सरकार, राज्य और सरकार को लीडिंग रोल दिया गया। तो इसके कारण जो है निजी क्षेत्र जो थे, निजी उद्योगपति जो थे, निजी कॉरपोरेट जो थे, उनको निगेटिव मैसेज गया। निगेटिव मैसेज यह गया कि सरकार जो है सोशलिज्म के रास्ते पर बढ़ रही है, सरकार ने सोशलिस्ट ग्रोथ मॉडल को स्वीकार किया है और इन फ्यूचर भले आज उनको कंटिन्यू करने दिया गया, लेकिन इन फ्यूचर स्टेट के द्वारा चाहे उनकी इंडस्ट्री हो चाहे उनकी कंपनी हो, उनको टेक ओवर किया जाएगा, उनका नेशनलाइजेशन किया जाएगा। तो एक डर उनमें पैदा हुआ। तो नेहरू ने एक बड़ी अच्छी बात कही। यद्यपि नेहरू रोमांटिक थे, इमेजिनेटिव थे, आइडियलिस्ट उनका ओरिएंटेशन था। फेबियन सोशलिज्म जो है उनके उसी आइडियलिस्ट ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो नेहरू ने कहा कि मैं अमीरों को गरीब बनाकर समाजवाद नहीं लाना चाहता। इस शब्द पर गौर कीजिएगा, मैं अमीरों को गरीब बनाकर समाजवाद नहीं लाना चाहता, मैं गरीबों को अमीर बनाकर समाजवाद लाना चाहता हूं। क्योंकि भारत के लोगों के पास बांटने के लिए गरीबी के अलावा कुछ नहीं है। यह बात समझ में आई? अब थोड़ा सा यहां पर रुकिए। समाजवाद है क्या, दो लाइन में समझिए, बहुत विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा। समाजवाद समतामूलक समाज की स्थापना के लक्ष्य को लेकर चलता है। समाजवाद जो है इक्विटेबल एंड जस्ट सोसाइटी की स्थापना की बात करता है। समतामूलक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना की बात करता है। और अगर आप इस कंटेक्स्ट में देखें, यह जो समतामूलक न्यायपूर्ण समाज स्थापित होगा, उसके लिए वह किस पर बल देता है? तो उसके लिए वह इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है। समान वितरण, वितरण की समानता पर जोर देता है और वितरण की समानता के जरिए वह समतामूलक समाज की स्थापना की बात करता है। ठीक है। नंबर 3, यह समतामूलक समाज स्थापित कैसे होगा और कौन है जो वितरण की समानता को सुनिश्चित करेगा, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन को इंश्योर करेगा? प्रश्न उठता है ना। तो इसके लिए समाजवाद रोल ऑफ स्टेट की बात करता है, राज्य की भूमिका की बात करता है।
ठीक है। राज्य से ऐसे पहल की अपेक्षा करता है जिन पहलों के जरिए वितरण की समानता को सुनिश्चित किया जा सके। इतनी बातें स्पष्ट हुई? कोई डाउट? अब कहेंगे साम्यवाद भी तो वितरण की समानता की बात करता है, सोशलिज्म की तरह कम्युनिज्म भी तो समतामूलक समाज की स्थापना की बात करता, इक्विटेबल सोसाइटी की स्थापना की बात करता। तो फिर अंतर क्या है? समाजवाद और साम्यवाद में अंतर क्या है? कम्युनिज्म और सोशलिज्म में अंतर क्या है? तब तो धीरे धीरे चीजें कमजोर पड़ रही हैं, लेकिन अभी भी देखेंगे, ठीक है। यूनिवर्सिटीज में अगर आप जाएं, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के हॉस्टल्स में जाएं, तो जो लोग भी लेफ्ट की ओर ओरिएंटेशन जिनका भी होता, लेफ्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है, चाहे स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया हो, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन हो या आयसा हो, तीन प्रमुख लेफ्ट स्टूडेंट विंग है। सीपीआई से जुड़ा हुआ है स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, एआईएसएफ। सीपीएम से जुड़ा हुआ है स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, और माले से जुड़ा हुआ है आयसा, ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन। तो आप देखेंगे रूम में एक पोस्टर लगा मिलेगा, जो पोस्टर कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और कम्युनिज्म के फर्क को बतलाता है बड़े आसान शब्दों में। और उस पोस्टर पर लिखा क्या मिलेगा? तो उसमें कहा गया कि मान लीजिए आपके पास दो गाय है, तो हाउ कैपिटलिज्म विल ट्रीट यू, हाउ सोशलिज्म विल ट्रीट यू, एंड हाउ कम्युनिज्म विल ट्रीट यू। ठीक है। और हाथ चलाते भी रहिएगा, क्योंकि इसके जरिए कुछ कुछ मैसेज भी दूंगा। तो सोशलिज्म क्या करेगा? आपके पास अगर दो गाय है, तो एक गाय आपके पास छोड़ देगा सोशलिज्म, और दूसरी गाय लेके किसको सौंप देगा? जिसके पास गाय नहीं है। नहीं, बातें स्पष्ट हुई? तो इससे क्या होगा? गाय वाले और गाय विहीन के बीच का फर्क क्या है? मिटेगा। पहले जिसके पास गाय थी वो दूध उनको मिलता, जिसके पास नहीं है उनको नहीं मिलता। अब दोनों दूध खा सकेंगे, क्योंकि दोनों के पास गाय है। कम्युनिज्म क्या करेगा? कम्युनिज्म आपसे दोनों गाय ले लेगा। नहीं, और नीड एवं रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको दूध उपलब्ध करवाएगा। अब इस बात को समझिए, दोनों गाय आपसे लेगा और नीड और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको दूध उपलब्ध करवाएगा। यहां पर देखिए, जहां समाजवाद वितरण की समानता पर बल देता है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है, और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए समाजवाद समतामूलक समाज की स्थापना के लक्ष्य को हासिल करना चाहता,
वहीं पर साम्यवाद वितरण की समानता के साथ साथ उत्पादन के साधनों पर समान स्वामित्व की बात भी करता है। इक्वल ओनरशिप ऑन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, नहीं। और इसलिए अगर आप देखें तो साम्यवाद में पब्लिक ओनरशिप और पब्लिक कंट्रोल का कॉन्सेप्ट मिलेगा। साम्यवाद में उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व और सार्वजनिक नियंत्रण की बात मिलेगी। साम्यवाद में उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व होगा, राज्य का नियंत्रण होगा, सरकार का स्वामित्व होगा, सरकार का नियंत्रण होगा। पब्लिक शब्द गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। बातें स्पष्ट हुई? कोई डाउट है यहां तक में? नहीं। अब यहां से आगे बढ़े। अच्छा, कुछ और भी अंतर है जिसको यहां पर एलैबोरेट करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप देखेंगे कि कम्युनिज्म जो है स्टेट के कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट करता है, राज्य की संकल्पना को खारिज करता है। वहां पर स्टेटलेस सोसाइटी की बात है, राज्य विहीन समाज की परिकल्पना है कम्युनिज्म में। जबकि सोशलिज्म में आपने देखा कि स्टेट के एग्जिस्टेंस को स्वीकार किया गया। इसी प्रकार देखें, कम्युनिज्म जो है वह समतामूलक समाज की स्थापना को, एक समतामूलक समाज की स्थापना के लिए क्रांति की बात करता है, नहीं, रिवॉल्यूशन की बात करता है। और रिवॉल्यूशन के लिए वहां पर वायलेंस का एक्सेप्टेंस है, हिंसा की स्वीकृति है। ठीक है, हिंसा की स्वीकृति है। रिवॉल्यूशन मीन्स सडन रेडिकल चेंजेज, आकस्मिक रूप से तीव्र एवं व्यापक परिवर्तन। यही ना रिवॉल्यूशन, अचानक से सब कुछ बदल जाए, नहीं। जबकि सोशलिज्म में अगर आप जाकर के देखें तो चेंज का प्रोसेस स्लो और ग्रेजुअल होता है। बदलाव की प्रक्रिया जो है धीमी और क्रमिक होती है। सोशलिज्म जो है थ्रो लॉ, नहीं, कानून के सहारे बदलाव की दिशा में पहल की बात करता है। तो खैर वापस अब लौटता हूं, यहां तक में कोई डाउट? अब अगर जाकर के देखें तो अगला बिंदु क्या है? अगला बिंदु अगर आप जाकर के देखें तो मैंने चर्चा की कि दो गाय अगर आपके पास है तो हाउ सोशलिज्म विल ट्रीट यू। एक गाय आपके पास छोड़ देगा और एक गाय आपसे ले लेगा, और जिसके पास गाय नहीं है उसको सौंप देगा। कम्युनिज्म दोनों गाय आपसे ले लेगा और दूध की जो नीड और रिक्वायरमेंट आपकी है वो उपलब्ध करवाएगा। और कैपिटलिज्म कैसे ट्रीट करता है? कैपिटलिज्म के ट्रीट करने का तरीका क्या है? तो कैपिटलिज्म जो है आपसे दोनों गाय ले लेगा और कहेगा अब दूध हमसे खरीद कर पियो। दोनों गाय आपसे ले लेगा और वह क्या कहेगा
दूध आपको हमसे खरीद कर पीना है। क्या कंफ्यूजन हो रहा है? नहीं नहीं, वो तो दूध आपको उपलब्ध करवा रहा है, कारण इसका है। अब थोड़ा सा अगला लाइन जो कहूंगा, वेलफेयर की बात सोशलिज्म में आपको मिल जाएगी, कम्युनिज्म में आपको मिल जाएगी। वेलफेयर की बात, कल्याण की बात दोनों जगहों पर मिलेगी। वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है, कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है, उसका संबंध सोशलिज्म से जाकर जुड़ता। ठीक है, लेकिन कैपिटलिज्म का प्राइम मोटिव क्या है? पूंजीवाद का प्राइम मोटिव क्या है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, अधिकाधिक मुनाफा कमाना, अधिकाधिक मुनाफा कमाना। वेलफेयर की बात कैपिटलिज्म में आपको नहीं दिखेगी, और अगर कहीं दिख रही है, क्योंकि वेलफेयर मोटिव कैपिटलिज्म का नहीं है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी का नहीं है, और अगर कहीं वेलफेयर दिख रहा है तो समझ जाइए कि वो वेलफेयर जो है वह टूल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन है, आपके शोषण का तरीका है। नहीं, प्रेमचंद लिखते हैं एक जगह पर कि विश्वास में लेकर किया गया शोषण निरापद होता है। नहीं, अगर शोषण करने वाला आपको भरोसे में ले लेता है, नहीं, तो शोषण की प्रक्रिया आसान हो जाती है। आपको एहसास नहीं होता कि आपका शोषण किया जा रहा है, और आप अपना शोषण होने देंगे। नहीं, देखते हैं आजकल भारतीय जनता कितनी मस्त है। हाँ, नहीं मस्त है? ठीक है, समझे? तो ये टूल से है, इस चीज को समझे। तो कैपिटलिज्म का जोड़ जो है प्रॉफिटाइजेशन, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट की बात कैपिटलिज्म करता है। ठीक है, कैपिटलिज्म में प्राइवेट ओनरशिप की संकल्पना होगी, निजी स्वामित्व की संकल्पना होगी, प्राइवेट कंट्रोल की संभावना संकल्पना होगी, निजी नियंत्रण की संकल्पना होगी। ठीक है, निजी पूंजी की संकल्पना वहां पर होगी, प्राइवेट कैपिटल की संकल्पना होगी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की संकल्पना होगी, निजी निवेश की संकल्पना होगी। ठीक है, आजकल देखिए बिहार की राजनीति में भी जो है एक नए निवेशक आए हैं, सुना है या नहीं? प्रशांत किशोर जी और उनका जन स्वराज, जन सुराज, नहीं, ये नए निवेशक हैं। ठीक है, निवेश कर रहे हैं। कोई अगर पूछे उनके समर्थकों से फंड कहां से आ रहा है, तो कहेंगे आईपैक की जो कमाई है, नहीं, उसको वो निवेश कर रहे हैं। भाई कुछ तो पर्पस होगा। बचपन याद कर लें, आप में से जिन लोगों ने भी क्रिकेट खेला होगा, देखा होगा, पहले बैटिंग और पहले बॉलिंग किसको मिलती थी? जो बैट बॉल पैड ग्लव्स जो उपलब्ध करवाता था, वो कैप्टन भी होता था, पहले बैटिंग भी करता था और पहले बॉलिंग भी करता था। समझे? भले वो भोथर क्यों ना हो, बैटिंग उसे आए या ना आए, ना बॉलिंग आए या ना आए, नहीं, तो आइडिया प्रशांत किशोर जी का, पूंजी उनकी निवेश वो कर रहे हैं, तो कप्तान कौन होंगे? बैटिंग कौन करेंगे? बॉलिंग कौन करेंगे? नहीं, और इसलिए देखेंगे हर जिला में
5 से 10 लोगों को उन्होंने सैलरी बेस्ड अपॉइंट कर रखा है, सैलरी बेसिस पर। नहीं, 50,000 से 1 लाख रुपए तक की सैलरी दे रहे हैं, गाड़ी की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं, और वो उस जिले में प्रशांत किशोर जी के लिए काम कर रहा है। निवेश करेंगे तब ना मुनाफा होगा। नहीं तो ऐसे निवेश सेवा के लिए नहीं हो सकते, और चाहे जो हो जाए। नहीं, और ये बात समझें कि खतरा इसके कारण बढ़ रहा है राजनीति के कॉर्पोरेटाइजेशन का। जिस तरह शिक्षा का कॉर्पोरेटाइजेशन हुआ, हेल्थ का कॉर्पोरेटाइजेशन हुआ, शिक्षा की कीमतें बढ़ी, हेल्थ सर्विसेज की कीमतें बढ़ी, ठीक उसी प्रकार राजनीति का कॉर्पोरेटाइजेशन जो है अंततः जनता का ही शिकार करेगी। तो खैर वहां अभी हमें नहीं जाना है, हमें जिस चीज की चर्चा करनी है वो यहां पर चर्चा करनी है। तो समाजवाद का मतलब समझ गए। 3-4 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। समाजवाद जो है समतामूलक समाज की स्थापना की बात करेगा। नंबर 2, समाजवाद समतामूलक समाज की स्थापना के लिए असमानता या विषमता को दूर करने की दिशा में पहल करेगा। नंबर 3, समाजवाद जो है समतामूलक समाज की स्थापना के लिए वितरण की समानता पर बल देता है। चौथी चीज जो है, समाजवाद जो है वह समतामूलक समाज की स्थापना के लिए जिन बदलावों की वकालत करता, वे बदलाव राज्य के नेतृत्व में संपन्न होते हैं। वे बदलाव राज्य के नेतृत्व में संपन्न होते हैं। बदलाव की प्रक्रिया धीमी और क्रमिक होती है, ठीक है, और वे बदलाव कानून के सहारे उन बदलावों को अंजाम दिया जाता, ठीक है। और अंतिम बात जो कहूंगा वह यह कि समाजवाद कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को लेकर उपस्थित होता, वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट को लेकर उपस्थित होता। अब बातें स्पष्ट हुई। अब आता हूं संविधान की प्रस्तावना में जिस समाजवादी शब्द का उल्लेख मिलता है, नहीं, जिसमें यह अपेक्षा की गई कि भारतीय राज्य समाजवादी होगा, वह समाजवाद कैसा है? तो उसकी व्याख्या 2 तरीके से। नंबर 1, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म हुआ होगा, अर्थात संविधान निर्माताओं ने राज्य से यह अपेक्षा की कि वे इक्विटेबल सोसाइटी की स्थापना के लिए डेमोक्रेटिक मीन्स का इस्तेमाल करेंगे, लोकतांत्रिक साधनों का इस्तेमाल करेंगे। अब सवाल यह उठता कि ये डेमोक्रेटिक मीन्स जो हैं, ये लोकतांत्रिक साधन जो हैं, वे किस प्रकार इक्विटेबल सोसाइटी की स्थापना में सहायक होंगे? यह प्रश्न एक अहम प्रश्न है। अब इस प्रश्न के उत्तर के लिए क्या करना होगा? क्लास 9th की एनसीईआरटी की बुक जो है, उस बुक के चैप्टर 1 को पढ़ करके आने के लिए मैंने कहा था, जिसमें डेमोक्रेसी पर चर्चा है। और जहां डेमोक्रेसी की चर्चा है तो उसमें आप देखेंगे लोकतंत्र के पक्ष में या लोकतंत्र के सकारात्मक पक्ष की जहां पर चर्चा है, वहां पर इस बात की चर्चा की गई है चीन और भारत के उदाहरण के जरिए। अकाल चीन में भी आया, अकाल भारत में भी आया। चीन में बड़े पैमाने पर कैजुअलिटी होती है जबकि वह कम्युनिस्ट स्टेट था, लेकिन भारत में अगर देखा जाए तो अकाल का प्रभाव जो है लिमिटेड होता है। और पहली बार इस बात को समझिएगा,
1757 से लेकर के 1947 तक चले जाए, अगर किसी एक विषय पर पूरे कॉलोनियल पीरियड के दौरान सबसे अधिक कमीशन की स्थापना हुई, सबसे अधिक आयोग गठित किए गए, तो किस विषय पर? अकाल के विषय पर। कमोबेश लेके देखें तो हर 8 से 10 साल पर बड़े अकाल आते हैं और उसके बाद एक नए अकाल आयोग का गठन होता है। और छिटपुट स्तर पर तो अकाल हर साल आते रहे देश के विभिन्न हिस्सों में। और उन अकाल में अगर आप देखें, उन अकालों में भारी संख्या में मौतें होती हैं, भूखमरी की स्थिति उत्पन्न होती है। लेकिन अगर आप देखें तो 1965-66 का जो अकाल था, स्वतंत्र भारत का पहला बड़ा अकाल था नहीं? और अगर उस समय जाकर के देखें तो पहली बार ऐसा हुआ कि भयंकर अकाल के बावजूद भूखमरी की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। और इसका कारण क्या था? इसका कारण था भारतीय स्टेट का वेलफेयर स्टेट होना। इसका कारण था भारतीय स्टेट का डेमोक्रेटिक स्टेट होना। इसी की चर्चा की गई है ना, क्योंकि डेमोक्रेटिक स्टेट में ऑपोजिशन भी मौजूद होता है। डेमोक्रेटिक स्टेट में इंडिपेंडेंट मीडिया होती है, स्वतंत्र मीडिया होती है। और अक्सर ऐसी स्थिति में सरकार की नीतियों और सरकार की पहलों की आलोचना प्रत्यालोचना के जरिए वह सरकार पर दबाव निर्मित करती है। और वह दबाव सरकार को सकारात्मक हस्तक्षेप के लिए क्या करता? वह दबाव सरकार को सकारात्मक हस्तक्षेप के लिए विवश करता है। बातें ये स्पष्ट हुई या नहीं? तो अगर इस कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो वही चर्चा चीन और भारत की तुलना करते हुए वहां पर की गई है और लोकतंत्र के सकारात्मक पक्षों को वहां पर उद्घाटित किया गया, जिस पर विस्तार से चर्चा हम आगे करेंगे। तब भारतीय समाजवाद को कैसा होना था? लोकतांत्रिक समाजवाद होना था। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मतलब क्या हुआ? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मतलब क्या हुआ? ऐसा सोशलिज्म जिसे डेमोक्रेटिक तरीके से लाया जाना है, डेमोक्रेटिक मींस के सहारे लाया जाना है, जहां पर लोकतंत्र समाजवादी लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक बनकर के आता है। बातें स्पष्ट हुई? अब देखो, नेहरू के बारे में भी धारणाएं हैं और धारणाएं सही भी हो सकती, गलत भी हो सकती। मैंने ही चर्चा की, नेहरू को फेबियन सोशलिस्ट कहा जाता, ठीक है। यहां पर देखें, कांग्रेस का जो 54-55 का आबादी अधिवेशन है, उस आबादी अधिवेशन में देखेंगे स्वतंत्र भारत के सामाजिक आर्थिक नीति के लक्ष्यों की घोषणा होती है। और लक्ष्य क्या था? समाजवादी पद्धति वाले समाज की स्थापना। यहां पर समाजवादी समाज की स्थापना लक्ष्य नहीं है, समाजवादी पद्धति वाले समाज की स्थापना लक्ष्य, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? समाजवादी पद्धति वाले समाज का मतलब है एक ऐसा समाज जो निरंतर समाजवादी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निरंतर अग्रसर है, समाजवादी लक्ष्यों की ओर निरंतर अग्रसर है। एक ऐसा समाज जो समतामूलक समाज की स्थापना के लक्ष्य को लेकर चलता है और जो समतामूलक समाज की स्थापना के लक्ष्य को हासिल करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। बातें स्पष्ट हुई?
जो समतामूलक समाज की स्थापना के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी जो है उसमें इक्विटेबल सोसाइटी की स्थापना, समतामूलक समाज की स्थापना जो है स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस है। यह धीमी और क्रमिक प्रक्रिया है। दूसरा कंटिन्यूअस प्रोसेस है और तीसरा अनएंडिंग प्रोसेस है। अनएंडिंग प्रोसेस है। अनएंडिंग प्रोसेस मतलब कभी समाप्त ना होने वाली प्रक्रिया, कभी समाप्त ना होने वाली प्रक्रिया। बातें स्पष्ट हुई नहीं? अब अगर आप गौर करें, क्या आपको लगता नहीं कि यह समाजवादी समाज की स्थापना के लक्ष्यों के प्रति व्यावहारिक नजरिए को लेकर उपस्थित होता? नहीं? जब हम समतामूलक समाज की बात करते, जब हम इक्विटेबल सोसाइटी की बात करते, तो एब्सोल्यूट फॉर्म में कभी इक्विटेबल सोसाइटी संभव होगा? पूर्ण और निरपेक्ष रूप से समतामूलक समाज की स्थापना कभी संभव है? एब्सोल्यूट फॉर्म में समतामूलक समाज की स्थापना संभव है? नहीं। हाथ की पांचों उंगलियां बराबर हैं? नहीं। तो अगर इस कंटेक्स्ट में देखें, यह व्यावहारिक नजरिया है जो यह स्वीकार करता है कि पूर्ण रूप से समतामूलक समाज की स्थापना कभी संभव नहीं हो सकेगी। यह स्वीकारता है, यह हुआ स्वीकारता है। अगर पूर्ण रूप से समतामूलक समाज की स्थापना संभव होती तो रूस का समाज जो है पूर्ण रूपेण समतामूलक समाज होता, चीन का समाज पूर्ण रूपेण समतामूलक समाज होता, कम्युनिस्ट देश जो हैं वहां का समाज पूर्ण समतामूलक समाज होता। लेकिन ऐसा है क्या? नहीं। डिस्पैरिटी वहां पर भी मौजूद है, डिस्क्रिमिनेशन वहां पर भी मौजूद है, क्लास डिवाइड वहां पर भी मौजूद है। अब बातें समझ में आई? कोई डाउट है यहां तक में तो पूछ ले, फिर अगले शब्द की ओर मैं जाऊंगा। यहां तक में कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो, किसी भी प्रकार की दुविधा हो तो पूछ ले। समझ में आ गई चीजें पल्लवी? पूछेंगे कभी तो बतला दोगे? चलो, टेस्ट तो हम कभी भी ले लेते हैं, अभी नहीं लेंगे ना, थोड़ा सा समय दे देते हैं, मौका दे देते हैं। अब वापस हम लौटे। हमने इंडिया को सॉवरेन स्टेट के रूप में देखा, हमने इंडिया को सोशलिस्ट स्टेट के रूप में देखा। अब तीसरा क्या है? इंडिया कैसा होगा? सेकुलर स्टेट होगा। भारतीय राज्य कैसा होगा? पंथ निरपेक्ष होगा, सेकुलर स्टेट होगा। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? अब पिछले 2 दिनों की बात बतला रहा, मतलब समझिएगा इसका। पांचजन्य का नाम सुना होगा? सुना है? अरे हाँ या ना? तो ये भी नहीं अगर सुने हैं नहीं तो इसका मतलब अवेयर सिटीजन आप नहीं है। पांचजन्य आरएसएस का मुखपत्र है, ठीक है। तब पांचजन्य ने अपने ट्विटर हैंडल से बांग्लादेश की सरकार से 4 डिमांड की।
ठीक है। एक डिमांड किया पृथक अल्पसंख्यक मंत्रालय का गठन, पहला डिमांड था। भारत में मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अलग से है। दूसरा, अल्पसंख्यक सुरक्षा आयोग का गठन, ठीक है, जो माइनॉरिटीज के सेफ्टी और सिक्योरिटी कंसर्न को रिजॉल्व कर सके और उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर कर सके। तीसरा डिमांड था संसद में अल्पसंख्यकों को 10% आरक्षण। और चौथा एक और डिमांड था, मैं मिस कर रहा हूं, मेरी नजर पड़ी इस डिमांड पर नहीं, तो मैंने उसको रिट्वीट किया कि मैं पूरी तरह से इस डिमांड से सहमत हूं। माइनॉरिटी के सेफ्टी और सिक्योरिटी कंसर्न जो है वो रिजॉल्व होने चाहिए और इक्वल अपॉर्चुनिटी माइनॉरिटी के लिए भी होनी चाहिए। क्या इसमें कहीं पर कोई कंफ्यूजन हो सकता है? डिफरेंसेज की गुंजाइश है, लेकिन सवाल यह उठता, जो अपेक्षा हम बांग्लादेश की सरकार से कर रहे, क्या वे सुविधाएं हम भारत में अल्पसंख्यकों को उपलब्ध करवाने के लिए तैयार हैं? क्या भारतीय संसद में माइनॉरिटी को हम रिजर्वेशन देने जा रहे हैं? दिया जाना यहां भी चाहिए ना, या नहीं दिया जाना चाहिए? या तो वो अगर जस्टिफाइड है तो ये भी जस्टिफाइड है, और वो जस्टिफाइड नहीं है तो ये भी जस्टिफाइड नहीं है। कोई डाउट? अच्छा, संसद में मैं नहीं पता था, मुझे नहीं पता था कितना %। ठीक है, अल्पसंख्यक सुरक्षा आयोग का गठन यहां पर भी होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। और सवाल यह उठता, पांचजन्य जिस आरएसएस का मुखपत्र है, वह आरएसएस, उसी आरएसएस का तो पॉलिटिकल विंग बीजेपी है जिसकी सरकार केंद्र में है। तो क्यों नहीं हम इस दिशा में पहल करके बांग्लादेश पर एक नैतिक दबाव निर्मित करने की कोशिश करते? एक पहलू। दूसरा पहलू, कल एक ट्वीट देखा, परसों एक ट्वीट देखा जिसमें म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के साथ जो हो रहा है उसको जस्टिफाई किया गया है पांचजन्य के ही ट्विटर वॉल से। नहीं तो सवाल यह उठता कि क्या पांचजन्य या राइट विंग हिंदुत्व एलिमेंट जो है उनका माइनॉरिटी कंसर्न और माइनॉरिटी के प्रति उनकी सिंपैथी, क्या माइनॉरिटी हिंदुओं तक ही सीमित है या उसके कंसर्न और उसकी सिंपैथी का विस्तार सारे माइनॉरिटीज तक है? अगर सारे माइनॉरिटीज की तरफ तक है तो इंडियन माइनॉरिटी के प्रति भी उसे सिंपैथेटिक होना चाहिए, म्यांमार की माइनॉरिटी के प्रति भी सिंपैथेटिक होना चाहिए, बांग्लादेश की माइनॉरिटी के प्रति भी सिंपैथेटिक होना चाहिए, नेपाल की माइनॉरिटी के प्रति भी सिंपैथेटिक होना चाहिए, श्रीलंका की माइनॉरिटी के प्रति भी सिंपैथेटिक होना चाहिए या नहीं? या फिर जब जैसा तब तैसा? मेरी बातें समझ रहे हैं या नहीं? ये जो डबल स्टैंडर्ड है, और इसकी चर्चा मैं क्यों कर रहा? सेकुलर शब्द के प्रयोग। सेकुलर शब्द जो है वह किसको रिप्रेजेंट करता? म्यूचुअल एक्सक्लूजन ऑफ
स्टेट एंड रिलीजन। राज्य और धर्म का पारस्परिक निषेध। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा राज्य का धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं होगा, धर्म का राज्य के मामले में हस्तक्षेप नहीं होगा। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब यही है ना। और तीसरा, नो स्टेट रिलीजन। तो जब हम धर्मनिरपेक्षता की बात करते, जब हम धर्मनिरपेक्षता की बात करते, ठीक है, तो यही तीन चीजें सामने होती है। नॉन इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट इन रिलीजियस मैटर्स, राज्य का धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं होगा। नंबर 2, नॉन इंटरफेरेंस ऑफ रिलीजन इन स्टेट अफेयर्स, राज्य के मामलों में धर्म का हस्तक्षेप नहीं होगा। और तीसरा, नो स्टेट रिलीजन, राज्य का अपना धर्म नहीं होगा। इतनी बातें स्पष्ट हुई। और अगर आप देखें तो सेक्युलर शब्द की मौजूदगी जो है, यह सेक्युलर शब्द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। यह 3 शब्द जोड़े गए प्रियम्बल में, प्रस्तावना में। 42वां संविधान संशोधन किया गया था और जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था 1976 में, 1976 में, उस समय देश में आपात की उद्घोषणा, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में थी। नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया था। 24 जून 1975 को डिक्लेयर किया गया था। ठीक है। और जो 42वां संविधान संशोधन किया गया था वो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर, स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंडेशन किया था, उन्हीं सिफारिशों के आलोक में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया। और अगर आप देखें, करीब 53 अनुच्छेद थे जिनको अमेंड किया गया 42वें संविधान संशोधन के जरिए। और इसीलिए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है उसको क्या कहा जाता है? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है, बातें स्पष्ट हुई? तो उसी के जरिए प्रस्तावना में भी संशोधन किया गया। प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन किया गया है, 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए। और 3 शब्द उसमें जोड़े गए प्रस्तावना में, प्रियम्बल में। सोशलिस्ट शब्द प्रियम्बल में मौजूद नहीं था ओरिजिनली। समाजवादी शब्द संविधान की मूल प्रस्तावना में मौजूद नहीं था। पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की मूल प्रस्तावना में मौजूद नहीं था। और अखंडता शब्द संविधान की मूल प्रस्तावना में मौजूद नहीं था। इन तीनों शब्दों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया। अब अगर इसके कंटेक्स्ट में जाकर के देखें, लेकिन जब संविधान सभा में प्रियम्बल पर बहस हो रही थी तो प्रियम्बल पर बहस के दौरान इस बात पर चर्चा हुई थी कि प्रस्तावना में सेकुलर शब्द को रखा जाए या नहीं रखा जाए। और संविधान सभा के सदस्यों ने सेकुलर शब्द नहीं रखने का निर्णय लिया
ठीक है। और सेकुलर शब्द को अगर उन्होंने प्रियम्बल में नहीं रखने का निर्णय लिया तो इसलिए नहीं कि वे सेकुलरिज्म के अगेंस्ट थे। उनका यह मानना था कि भारतीय संविधान के उपबंध, भारतीय संविधान के जो विभिन्न उपबंध हैं, वे भारतीय राज्य की समाजवादी और पंथ निरपेक्ष प्रकृति को की घोषणा करते हैं, उनको पुष्ट करते हैं। इसलिए अलग से प्रियम्बल में इस शब्द को रखने की जरूरत नहीं है। इतनी बातें स्पष्ट। लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी ने रखा इस शब्द को, राजनीतिक कारणों से रखा, क्योंकि सेकुलर शब्द को और सोशलिस्ट शब्द को शामिल करके एक और वे अपने वामपंथी मित्रों को खुश करना चाहते थे, दूसरी ओर सेकुलर शब्द को शामिल करके अल्पसंख्यक मुसलमानों को खुश करना चाहती थी। ये एक फैक्ट है, बातें स्पष्ट हुई है। ये एक फैक्ट है, उनको वो खुश करना चाहती थी और उसी के मद्देनजर इस शब्द को शामिल किया गया। ठीक है, क्योंकि जो उनके विरोधी थे, वे उनके विरोधियों में उस समय जनसंघ था, आज की भाजपा थी, जिसका राइट विंग हिंदुत्व की ओर ओरिएंटेशन है, और उनके अन्य विरोधी जो हैं जनसंघ से हाथ मिलाए हुए थे। बातें समझ रहे हैं यानी? तो इसलिए उन्होंने इस शब्द को यहां पर शामिल किया था। तो पंथ निरपेक्ष शब्द तीन बातों की घोषणा करता: नो स्टेट रिलीजन, नन इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट इन रिलीजियस मैटर एंड नन इंटरफेरेंस ऑफ रिलीजन इन स्टेट अफेयर्स। कोई डाउट? विस्तार से हमारी चर्चा आगे होगी जब एनसीईआरटी के चैप्टर पर मैं चर्चा करूंगा। यहां तक में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्या क्या? बोलो बोलो बोलो। मौसम छोड़ दीजिए, मतलब पकड़े हुए हैं? हाँ, दो और शब्द हैं। या चलिए छोड़ ही देते हैं, समझ ज्यादा भारी हो गया क्या? तब छोड़ने की बात कहां से आई? हाँ, रेसिस्टेंस बढ़ाओ। अमिताभ बच्चन अपने संस्मरण में कोट करते हैं हरिवंश राय बच्चन को और कहते हैं, बाबूजी कहा करते थे, जब मन का हो तो अच्छा और जब मन का ना हो तो बहुत बहुत अच्छा। नहीं, क्योंकि मन का अगर हो रहा है तो इसका मतलब ईश्वर की कृपा आप पर है, अगर आप ईश्वर को मानते हैं तो। नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं। और अगर मन का नहीं हो तो इसका मतलब जो है ईश्वर के मन का हो रहा है। ठीक है, और वो त्रिकालदर्शी है। ईश्वर त्रिकालदर्शी है, अगर है तो। मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि आप में से जो लोग अथेइस्ट हों, ईश्वर को ना मानने वाले हों, उनको आपत्ति ना हो। ठीक है, वो भूत पर भी उसकी नजर होती, वर्तमान पर भी नजर होती और भविष्य पर भी नजर होती। और ठेठ शब्दों में कहूं तो वो सबका बाप है। और कभी भी कोई बाप अपनी औलाद का बुरा नहीं चाहता, औलाद का बुरा नहीं कर सकता है। ठीक है, तो उस पर भरोसा रखें जब मन का ना हो रहा हो तो। और उस पर भरोसा रखेंगे ना तो चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है,
चलिए तब आज छोड़ते हैं, कल 15 अगस्त है, ठीक है। आज़ादी को सेलिब्रेट कीजिए, लेकिन एक चीज ध्यान में रखें, आज़ादी केवल आप ही को नहीं है, आपके लिए ही नहीं है, आज़ादी औरों के लिए भी है, ठीक है। तो यहां पर इस बात को ध्यान रखें कि अगर अपनी आज़ादी के प्रति आग्रहशील हैं तो औरों की आज़ादी के प्रति भी संवेदनशील बने और औरों की आज़ादी के प्रति भी सम्मान का भाव रखें, ठीक है। और औरों की आज़ादी के प्रति सम्मान का यह भाव, औरों की आज़ादी के प्रति आपकी संवेदनशीलता आपके कुछ कर्तव्य को निर्धारित करती है, आपके लिए कुछ कर्तव्य निर्धारित करती है संवेदनशीलता, नहीं तो उन कर्तव्यों का निर्वाह भी अपेक्षित है, उन दायित्वों का निर्वाह भी अपेक्षित है। इस चीज को ध्यान में रखें, ठीक है। तो स्वतंत्रता दिवस, सैफ एक बार ऑफिस वाले नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। तो स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम शुभकामनाओं के साथ फिर हम लोग परसों मिलते हैं, ठीक है। और जलेबी खाना हो तो जाकर के प्रमोद में खा लीजिएगा।